गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत पाठ 2 दादी माँ, जो कि विधा कहानी है और इसके लेखक जो हैं शिव प्रसाद सिंह जी हैं। शिव प्रसाद सिंह जी ने इस कहानी को लिखा है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं और जो दादी माँ जो पाठ है, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हम लोग चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी दिन बीत जाएं, लेकिन जो हमारे बचपन की यादें या जीवन में हमारी जो घटनाएं घटी होती हैं या अपनों से जो लगाव होता है, वह हमें कभी भी भूलता नहीं है। बचपन की मधुर यादें या अपने चाहे भले ही हमारा बुढ़ापा आ जाए, कितने भी दिन बीत जाएं, लेकिन वह सभी यादें जो होते हैं हमारे जीवन में हमेशा बनी रहती हैं। तो इस पाठ में कुछ इसी प्रकार से चर्चा मिलेगी, जिसमें लेखक ने दादी माँ के बारे में चर्चा किया हुआ है। आइए अब हम लोग इस पाठ को शुरू करते हैं। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते, बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों की समान स्वच्छ शीतल किसी भी धुंधली छाया नाच उठती है। यहाँ पर लेखक बता रहा है कि कमजोरी है, जरा सी कठिनाई पड़ते समय विश्व गर्मी बरसात बसंत, जो ये सारे मौसम देखने के बाद मेरा मन सदा नहीं प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे जो शुभ चिंतक हैं मित्र मुंह पर भी मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं। सूचना देने का तात्पर्य यहाँ पे गर्मी की छुट्टी होगी और गांव घूमने के लिए जाएंगे। फिर सोचते हैं, कभी कभी जो होता है वह लोग हमारा मजाक भी उड़ाते हैं। फिर सोचते हैं चलो उनकी बातों को नहीं सोचूंगा, जाने दो, आखिर सोचने से क्या होता है। लेकिन मेरी आंखों के सामने शरद की वह शीत किरणें, वह समान स्वच्छ शीतल जो धुंधली छाया नाच उठती है, वह कभी भी भूलता नहीं। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेव और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। तो वही बता रहा है कि अपने गांव के बारे में कुछ चर्चा करता है और उसे लगता है कि जैसे क्वार के दिन आ गए। क्वार का महीना यानी जब शुरुआत में ठंडी होती है। गांव के चारों ओर पानी पानी हिलोरे ले रही होती हैं, क्योंकि एकदम बरसात के जस्ट बाद ही जब ठंडी की शुरुआत होती है, वही क्वार का महीना होता है। और उस समय जो है तरह तरह की घासें खेतों में उगे होते हैं। जगह जगह पर घासें हैं, बनप्याज है, गड़ी है, बरसाती घास है। इस प्रकार से सभी वहां पर उगी होती हैं और बारिश होती है, सूरज की गर्मी होती है और सूरज की धूप पड़ने के कारण पानी की वजह से वह सभी वहां पौधे क्या बोलते हैं, सूख जाते हैं, सड़कर सूख जाते हैं और एक प्रकार का विचित्र गंध छोड़ जाते हैं।
जगह जगह पर रास्ते में कीचड़ सूख गया है, क्योंकि बरसात खत्म होती है, उसके बाद ठंड का महीना होता है। और यहाँ पे लेखक कह रहा है आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता की कोई बात नहीं है, अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ न मिले, पट्टी न मिले, ऐसा हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वार के दिनों में इस गणपुर जाग भरे जल में कूदना न हो। कहने का मतलब लेखक को उस जो घास उत्पन्न हुआ है वहां पर जो बारिश के बाद से जो सड़े हुए घास वहां पर है, भले ही गंध मालूम हो, लेकिन अगर कूदना ना पड़े, हमको कूदना ना हुआ हमारा, हम लोग उसमें अगर खेले ना तो हमारे लिए सब कुछ बेकार होता है। केवल मैं और वह एक दिन की घटना बताता है, मैं केवल एक ही 2 दिन तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया और हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। भाई लेखक बोल रहा है हमें हल्की बीमारी लग रही है, लेकिन हुआ क्या कि उस दिन थोड़ा सा ज्वर नहीं हुआ, बल्कि ऐसा ज्वर चढ़ा, ऐसा बुखार हमें हुआ कि रजाई पर रजाई लिया, और लेकिन वह जाके उतरा कितने 12 बजे के बाद जो है हमारा बुखार उतरता है। आगे देखिए, दिन में चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में, पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों से सिरों पर सद्य टपकते हुए जल की शीतलता, आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई, दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल के छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आर लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती थी। और लेखक बता रहा है उस दिन घटना कि रात में 12 बजे के बाद बुखार उठता है और दिन में मैं चादर लपेटे ही सोया था, उसी से मेरी दादी माँ आती हैं, शायद नहा के आई थी उसी झाग वाले जल में जहां पर सड़े हुए घास थे। मैं दुबले पतले स्नेह सने, उनकी जो कदकाठी बताई जा रही है कि दुबला पतला उनका शरीर था, ठीक है, सफेद रंग की किनारीहीन धोती पहनती थी, बाल इस प्रकार से बुढ़ापा आया था कि बाल जैसे सन होते हैं एकदम सफेद हो गया था, और उनके सिरों पर ऐसा लग रहा था जैसे शीतलता रूपी जल हो। और वह आती हैं और आते ही वह हमारे पेट को छूती हैं, सर को छूती हैं और आंचल की गाढ़ खोलकर जैसे अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे से मिट्टी लाई हूं। होता क्या है, आप लोग देखते हैं बहुत से लोग आ रहे हैं, मिट्टी लगा दिया, चलो ये मैं मिट्टी लगा दे रहे हूँ, भूत दे रहे हूँ, अब ऐसा है कि इस मिट्टी को लगा देने से सही हो जाएगा। इस प्रकार से वह अपने प्रेम को प्रकट करती है। कभी पंखा चलाती हैं, हाथ पैर कपड़े से सहलाती हैं, सर पर दालचीनी का लेप करती हैं और 20 बार छू छू कर उसको टच करते हैं, देखते हैं बुखार कितना रह गया। और इसके बाद हांडी में पानी आया कि नहीं, पीपल की छाल से छौंका गया कि नहीं, खिचड़ी मूंग की दाल एकदम मिली कि नहीं, कोई बीमार के घर से सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न वह लोगों से पूछती रहती है और पूछ पूछ कर सभी घर वालों को परेशान कर देती हैं। आगे देखिए, दादी माँ को कोई गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विसुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलाधार, गुग्गल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले, दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो जैसे वह पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मिस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और पुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भी भाग जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता है। तो वही लेखक यहाँ पर अपने बचपन की यादें को ताजा करता है कि हमारी जो दादी माँ थी, उनके जो गांव की जो दवाएं होती थी, 50 तरह की दवाओं के नाम उनको याद थे।
गांव में जब भी कोई बीमार होता था वह उनके पास पहुंच जाती थी। वहां पर भी उनका एक ही काम होता था कि उनको हाथ को छूना, माथे को छूना, पेट को छूना, फिर मलेरिया, सरसा, निमोनिया, तरह तरह के अनुमान लगाती थी, ये बुखार होगा, वो बुखार होगा, इस प्रकार से वह बोलती थी। और रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लौंग का और गुड़ का मिश्री, जलाधार, गुग्गल, धूप, सफाई तो इस प्रकार से करती थी कि सभी लोग को उनको सीख लेनी चाहिए। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर खिलाफ नहीं बदलते तो वह गुस्से में पागल हो जाती थी कि ऐसा क्यों हो गया। और वहां पर लेखक कह रहा बुखार तो मुझे आज भी आता है, लेकिन अभी क्या है कि डॉक्टर साहब आते हैं, नाड़ी देखकर चले जाते हैं, मिस महाराज अपना खिचड़ी पकाकर दे जाते हैं, साबू दे जाते हैं और सिताई के डर से बुखार भी भाग जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। हमें तो वह बुखार बुलाने की है अच्छा लगता है, वो बुखार बुलाना अच्छा लगता है जो दादी माँ के समय आया करता था। आगे देखिए, किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सिर पर उठा लिया हो। पड़ोसने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूं सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम से उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हें दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर में लौटा, बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुखी रामी की चाची खड़ी। सो न होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी इन्हें एक पाई भी न दी। अब लगी है आज कल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। अब एक दिन की घटना है, किशन भैया की शादी ठीक हुई थी, और मतलब शादी ठीक होने का मतलब शादी पड़ गई थी, फिक्स हो गई थी। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना था। वह दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं है। मतलब कि जैसे दादी माँ एकदम जी जान से वहां पर जुट जाते हैं। आप लोग देखते हैं यहाँ पे घर में भी कोई कार्यक्रम पड़ता है तो जो हमारे बड़े बूढ़े लोग होते हैं वह कुछ ज्यादा ही व्यस्त होते हैं। उनको लगता है कि जब तक हम अपने हाथ नहीं लगाएंगे तब तक सारा काम खराब ही रहेगा। आपने देखा कि जैसे कि अभी घर में हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं तो वह कोई भी कार्यक्रम घर में होता है तो सारा कुछ अपने हिसाब से करना चाहते हैं। उनका सोचना होता है कि अगर हमारा हाथ नहीं लगेगा तो कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाता है। तो उन्हीं दिनों की बात होती है। एक दिन जब दोपहर को मैं घर पर लौटा, यहाँ लेखक बोल रहा है, जब मैं घर पर लौटा तो देखा कि बाहरी निकास पर यानी कि बाहर जो निकलने का रास्ता है वहां पर दादी माँ किसी पर बिगड़ रही होती हैं और पास के कोने में ही दुबकी जो रामी की चाची है वह खड़ी रहती हैं। सो न होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के साथ आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म नहीं है। मांगने के समय और उस पर बिगड़ रही थी, कहे कि मांगने के समय तो तुम मांगने के लिए मेरे पास चली आई थी और कह रही थी कि दे दीजिए मैं समय पर दे दूंगी, लेकिन उस समय कोई पैसा नहीं दे रहा था और मैंने तुम्हारी मदद की और आज जब मैं पैसे मांग रही हूं तो तुम कह रहे हो आजकल फसल अब लगी है, आजकल करने की फसल में दूंगी, फसल में दूंगी, क्या तुम्हारे लिए कोई स्पेशल फसल कटेगी। इस प्रकार से वह दादी माँ उस पर बिगड़ रही होती है। तब वो कहती है कि दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई बोलती हैं। दोनों हाथ से आंचल पकड़े हुए दादी माँ के पैरों को झुकी, बिटिया की शादी है, अगर आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी, चल चल चला है समझाने। और मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली, वह दादी को पूतो फलो दूधों नहाओं का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची। उसने विह्वल होकर कहा,
उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारे मालकिन का, कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखो ना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसे मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। तो उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस स्तर पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। तो किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती, विवाह की रात को अभिनय भी होता। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते, सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था, वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की, दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। और इस प्रकार से जो रामी की चाची थी, उन्होंने कहा दे दूंगी मालकिन, और वह रोते हुए आंचल पकड़े थी। दादी माँ को पैर को छूने के लिए जैसे वह झुकी और कहती है कि मिटिया की शादी है, अगर आप मुझ पर दया नहीं करेंगी तो आखिर उसका कल्याण कैसे होगा। उस समय दादी फिर गुस्से में कहती, हट हट, मैं भी नहा के आ रहे हूँ, पीछे हट जाती हैं। उसी समय जो लेखक है वह बोल उठा कि मैं इस जाने दो दादी, मैंने इस अपने प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे दे कभी। लेकिन तभी दादी माँ बोलती है, मुझे चला है मुझे समझाने। तभी मैं चुपके से आंगन में चला जाता हूँ। कई दिन बीत जाते हैं और इस प्रसंग को मैं एकदम से भूल जाता हूँ। तभी एक दिन रामी की चाची मिलती हैं और वह दादी माँ को आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात धन्नो चाची। उसने कहा, मैं तो उरुण हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का, कल ही आई थी और उसने जितने भी पैसे थे वह सभी माफ कर दिया उन्होंने, और इसके अलावा 10 रुपए भी दिया और कहा कि जैसे तेरी बेटी है उसी प्रकार से मेरी बेटी है, 10-5 रुपए के लिए कभी जग हंसाई नहीं होनी चाहिए। तब मैंने उनसे पूछा, अभी तो उस दिन डांट रही थी, तो उन्होंने कहा कि वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर अगर डांटे भी ना तो उसका क्या लाभ। मैं मन ही तर्क हंसता हुआ आगे चला जाता हूँ। तभी जब किशन की शादी की बात होती है, 4-5 लोग औरतें आती हैं और वह रात भर गाना गीत होता रहता था। विवाह की रात को अभिनय भी होता था और सभी दृश्यों को पार्ट वाइज पार्ट दिखाया जाता था, और उसमें विवाह से लेकर पुत्र प्राप्त तक के सभी दृश्य दिखाए जाते थे। क्योंकि सभी पार्ट औरतें ही किया करती थी। मैं बीमार था जो कि बारात नहीं जा सका था। मैं और मेरे मामा का लड़का जो राघव दलान में हम लोग सो रहे थे। तभी औरतों ने उस पर आपत्ति की, तो दादी माँ उस पर बिगड़ उठी, कहीं लड़कों से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा ही होता है, इसलिए उसमें शर्माने की बात नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने दादी माँ के जो दादी माँ कहानी है, हम लोगों ने यहाँ तक की कहानी को पढ़ा। इसके आगे की कहानी जो होगा हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग इस पाठ से संबंधित जो भी शब्दार्थ होंगे उसको आप लोग अपनी बुक में लिखेंगे, वो अपनी कॉपी में आप लोग उसको लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।